नमस्कार, मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है, राधे राधे है। प्यारे साथी कैसे हैं आप सभी? ऐसी उम्मीद करूंगा आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब और जानदार होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं? ऑडियो वीडियो कैसी है? एकदम ऑडियो और वीडियो एकदम कैसी है? उम्मीद करूंगा एकदम बेहतर होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। ठीक है, क्लियर है सब? यहां से क्लियर है सब एकदम? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब, बहुत जबरदस्त। बढ़ते हैं आगे अगले सेशन की ओर। भैया, क्रिया का टॉपिक है हमारा आज का। इस क्रिया के टॉपिक को हम लोग समझते हैं क्या कहती है क्रिया। ठीक है, क्रिया कितने प्रकार की होती है, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, सबसे पहले आप क्रिया देखते हैं, क्रिया कहते किसे हैं। देखो भाई, क्रिया जो शब्द होता है ये अपने आप में विकारी शब्द होता है। क्या होता है क्रिया शब्द अपने आप में? विकारी शब्द होता है ये। क्रिया जो शब्द है ये अपने आप में कैसा शब्द है मेरे दोस्त? विकारी शब्द होता है। और विकारी किसको कहते हैं? जिसमें परिवर्तन हो जाए, लिंग वचन के आधार पर जिसमें क्या हो जाए मेरे दोस्त? परिवर्तन हो जाए। ठीक है, तो देखो, क्रिया का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ होता है वो होता है कार्य का करना या कार्य होना। किसी कार्य का करना या होना, अगर होना पाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। मैं कह दूंगा परिभाषा के तौर पर आप लोगों से क्रिया को, है ना, मैं कह दूंगा आप लोगों से क्रिया की बात को, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिस शब्द द्वारा, जिस शब्द द्वारा किसी किसी कार्य का, किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, होना या करना, होना या करना पाया जाता है, पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्त? हम उसे क्रिया कहते हैं। मैंने कहा जब किसी वाक्य में, ठीक है, जब किसी वाक्य में या किसी शब्द द्वारा किसी काम का करना या फिर होना, किसी काम का करना या फिर होना पाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? 22 तारीख को क्लास नहीं होगी क्योंकि 22 तारीख को मेरी मैराथन है यूट्यूब टीचिंग पर, टीचिंग चैनल पर, यूट्यूब पर मेरी मैराथन है। और 23 तारीख को क्लास होगी नहीं कोई सी भी, 23 को छुट्टी। ठीक है, बात समझ में आ गई? बस केवल कौन सी बची? आपकी 24 तारीख से आपकी क्लास विधिवत तरीके से चलेगी। और आज तबीयत भी थोड़ी सी खराब है मेरी। गला बैठ गया था, कल पुलिसिया सीरीज ली थी 8 घंटे की। कल पुलिसिया सीरीज ली 8 घंटे की, तो गले से बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा है, ये समझ लो आप लोगों का। आज बिल्कुल भी बोला नहीं जा रहा। ठीक है, तो देखो, जिस शब्द द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अब देखिए, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से क्रिया के तौर पर, जैसे मैं कह दूं जैसे खेलना, है ना, खेलना, पढ़ना, पढ़ना, दौड़ना, दौड़ना, है ना, रोना, रोना, चलना, चलना, है ना, लिखना, लिखना, ये सब क्या है? ये सब आप लोगों की क्रियाएं ही हैं। ये सब क्या है मेरे दोस्त? आप लोगों की, ये सब आप लोगों की क्रियाएं ही हैं। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? इतनी बात सभी की क्लियर हो गई है ना? अब इतनी बात सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई? ठीक है, वॉइस सही आ रही है? कोई दिक्कत ना भाई, वॉइस में, वॉइस में कोई दिक्कत ना है भाई, वॉइस एकदम सही आ रही है।
वॉइस सही है, ठीक है, यहां से एकदम सही है वॉइस, इसमें कोई दिक्कत ना है वॉइस में, यहां से क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, इतनी क्लियर हो गई बात यहां तक। अब देखिएगा, एक बात का विशेष तरीके से ध्यान इसमें आना आता है और आएगा भी, एक संश्लिष्ट और विश्लिष्ट के बारे में इसमें आता है ना। इसमें संश्लिष्ट और विश्लिष्ट के बारे में आता है कि संश्लिष्ट किसे कहते हैं, विश्लिष्ट किसे कहते हैं, ये सारी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। उससे पहले मैं क्रिया का वर्गीकरण कर देता हूं, कैसे कैसे इसको बांटा है। एक बांटा है रचना के आधार पर, किसके आधार पर, रचना के आधार पर, और एक बांटा है आप लोगों का किसके, कर्म के आधार पर। मतलब कर्म के आधार पर कह दो, कर्म या रचना के आधार पर कह दो, और एक बांटा है प्रयोग के आधार पर। एक किसके आधार पर बांटा है, प्रयोग के आधार पर बांटा है। देखो, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा एक तो प्रकार हो जाएगा आप लोगों का क्या, रचना या फिर कर्म के आधार पर, रचना या फिर किसके, कर्म के आधार पर, रचना या फिर क्या हो जाएगा, कर्म के आधार पर। एक हो जाएगा आप लोगों का प्रयोग के आधार पर, एक क्या हो जाएगा आप लोगों का, प्रयोग के आधार पर। एक हो जाएगा आप लोगों का क्या मेरे दोस्त, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मैंने कहा रचना के आधार पर अगर मैं बात करता हूं तो आपके भेद जो होते हैं वो दो भेद होते हैं, एक होता है अकर्मक और एक होता है सकर्मक। एक होता है अकर्मक और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का सकर्मक। ठीक, देखो, एक होता है आप लोगों का सकर्मक और एक होता है आप लोगों का मेरे दोस्त अकर्मक। एक क्या होता है, अकर्मक होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त सकर्मक की, इसका मतलब होता है कर्म के साथ, कर्म के साथ। और अगर मैं बात करता हूं अकर्मक की, इसका मतलब होता है आप लोगों का कर्म के बिना। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब होता है कर्म के बिना। अगर मैं प्रयोग के आधार पर बात करता हूं आप लोगों से, अगर मैं प्रयोग के आधार पर बात करता हूं तो इसको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, संरचना के आधार पर अगर मैं बात करूंगा तो इसको मेरे दोस्त 5 प्रकार से बांटा है। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। तो दो प्रकार में बांटा है। अब अगर मैं बात करूंगा प्रयोग के आधार पर, एक आता है आप लोगों का संयुक्त क्रिया, कौन सा, संयुक्त क्रिया आता है आप लोगों का, ठीक है। एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का नाम धातु क्रिया, क्या आता है, नाम धातु क्रिया। एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का प्रेरणार्थक क्रिया, क्या आता है, प्रेरणार्थक क्रिया। और एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का पूर्वकालिक क्रिया, क्या आता है, पूर्वकालिक क्रिया। एक आता है आप लोगों का मेरे दोस्त सहायक क्रिया, क्या आता है, सहायक क्रिया। एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्रयदंत क्रिया, क्या आता है, क्रयदंत क्रिया। एक आता है आप लोगों का सामान्य क्रिया, क्या आता है, सामान्य क्रिया। एक आता है आप लोगों का सजातीय क्रिया, एक क्या आता है, सजातीय क्रिया, ये आता है। अब मैंने क्या बताया आप लोगों से, मैंने बताया है आप लोगों को मेरे दोस्त, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है क्या
क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक होता है कर्म के आधार पर और एक होता है रचना के आधार पर। अगर मैं कर्म के आधार पर बात करता हूं आप लोगों का तो दो प्रकार होंगे, और अगर मैं रचना के आधार पर बात करता हूं तो भी आप लोगों के कितने प्रकार होंगे? तो आपके आठ प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं? आठ। संश्लिष्ट और विश्लिष्ट समझाऊंगा, चिंता मत करो, परेशान। ठीक है प्यारे दोस्त। अब देखो, मैं अगर बात करता हूं आप लोगों से, एक प्रकार इसमें देखने के लिए सबसे ज्यादा आपको मिलेगा क्या, कि संश्लिष्ट किसे कहते हैं, और विश्लिष्ट विभक्ति आती है, विभक्ति के रूप में आता है। तो ध्यान देना, आपको यहां पर लिखना है, यह है आपका संश्लिष्ट विभक्ति। ये क्या है आपका? संश्लिष्ट विभक्ति। संश्लिष्ट विभक्ति। अब आप कहोगे संश्लिष्ट विभक्ति किसे कहते हैं? संश्लिष्ट का मतलब होता है सेफोर, मतलब सर्वनाम। अर्थात यानी कि विभक्ति को, यानी कि सर्वनाम से चिपका करके विभक्ति का लिखना। सर्वनाम से चिपकाकर विभक्ति का लिखना। सर्वनाम से, सर्वनाम से चिपकाकर, चिपकाकर विभक्ति का लिखना। सर्वनाम से चिपकाकर विभक्ति का लिखना, विभक्ति का लिखना। ठीक है, संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। सर्वनाम से चिपकाकर विभक्ति का लिखना संश्लिष्ट विभक्ति, संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। यानी कि संश्लिष्ट विभक्ति का जो अर्थ होता है, इसका मतलब ही ये होता है कि इसमें मेरे दोस्त चिपका करके लिखना, विभक्ति को चिपका करके लिखना। इसका मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? विभक्ति को चिपका करके लिखना, वो संश्लिष्ट होगा। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, उसने, उसने, है ना, किसने, उसने, किसने मुझसे, मुझसे, उसको, उसको, इस, इसके, इसके, है ना। या मैं कह दूं आप लोगों से क्या, तुमको, तुमको, तुमसे, तुमसे। क्या है, मैंने क्या बताया है ऊपर? मैंने बताया है कि सर्वनाम के साथ विभक्ति को लिखना क्या कहलाता है? संश्लिष्ट विभक्ति कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कोई उदाहरण दे दूं आप लोगों से, जैसे मैं कह दूं मुझसे, मुझसे, मुझसे पढ़ा, पढ़ा नहीं गया, मुझसे पढ़ा नहीं गया। भैया ये मुझसे विभक्ति जो है संश्लिष्ट में जाएगी, है ना। या तुमको, तुमको खेलना चाहिए, तुमको खेलना चाहिए। तुमको क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? खेलना चाहिए। तुमको किस में आ जाएगा? ये आप लोगों का इसी के अंतर्गत आता। आप कहोगे इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा, परिभाषा के तौर पर आएगा। सर्वनाम से चिपकाकर विभक्ति को लिखना क्या कहलाता है? यदि संज्ञा शब्द से विभक्ति को अलग करके लिखा जाता है तो क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन, इसको इस तरीके से आपने प्रैक्टिस सेटों में देखा भी होगा, इससे संबंधित प्रश्न। विश्लिष्ट और संश्लिष्ट दो होते हैं, ये ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। दूसरा आता है आप लोगों का इसी के अंतर्गत, जिसको मैं बोलता हूं क्या? विश्लिष्ट विभक्ति। अब आप कहोगे विश्लिष्ट विभक्ति किसे कहते हैं? विश्लिष्ट विभक्ति किसको कहते हैं? तो विश्लिष्ट विभक्ति जो होती है, वो होती है आप लोगों की क्या, वो बोलेंगे कि जो संज्ञा शब्द से, मैं कह दूंगा कि संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति अलग लिखी हो, है ना। क्या बनेगा? संज्ञा के साथ हो, संज्ञा के साथ हो, संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति अलग हो, परंतु विभक्ति अलग हो।
संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति क्या हो, अलग हो, विभक्ति अलग हो, वहां या उसे विशिष्ट विभक्ति होती है, या उसे विशिष्ट विभक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट विभक्ति, विशिष्ट विभक्ति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, विशिष्ट विभक्ति कहते हैं। मैंने क्या कहा, आप लोगों का विशेष तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। मैंने बोला है आप लोगों को, अब यहां पर बोला संज्ञा के साथ हो परंतु विभक्ति के साथ हो, विभक्ति से अलग हो, यानी कि विभक्ति अलग होनी चाहिए। तो जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से कविता के, है ना, कविता के श्याम से, है ना, श्याम से, रमन को, रमन को, ठीक है, या रवि ने, रवि ने, या हिमानी, हिमानी के, हिमानी के, इस तरीके से कह सकते हो। मैंने क्या बोला आप लोगों से, मैंने सिर्फ इतनी बात बोली है आपसे कि भैया विशलिष्ट उसको बोलेंगे कि जो संज्ञा के साथ तो हो परंतु विभक्ति अलग के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए। परंतु विभक्ति कैसे होनी चाहिए, अलग के रूप में लिखी हुई होनी चाहिए, उसको कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कह दूं, क्या, रवि ने रवि ने दूध पिया, रवि ने दूध पिया, रवि ने दूध पिया किस में चला जाएगा, विशिष्ट विभक्ति के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। या मैं कह दूं सीमा को, सीमा को खाना दो, सीमा को खाना दो। तो भैया देखो यहां विभक्ति तो है लेकिन उसके आगे, ठीक है। मैंने कहा कि भैया, मैंने कहा आप लोग ठीक है, मैंने कहा कि विभक्ति तो है लेकिन मेरे दोस्त आप लोग देख पा रहे होंगे सब विद्यार्थी कि इसके साथ में अलग से रूप से विभक्ति लिखी है। अब मुझे ये बता दो, संश्लिष्ट और विशिष्ट में आप कभी मार तो नहीं खाओगे। अब मुझे इतना बता दो कि संश्लिष्ट में और विशिष्ट में कभी मार तो नहीं खाओगे, मुझे इतना बता दो बस। संश्लिष्ट विशिष्ट में मार तो नहीं खाओगे, इतना बता दो जल्दी से थम्स अप करके, फिर मैं आगे बढ़ चलता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ चलता हूं। जल्दी से बताओ पहले तो, इतना जवाब दो मुझे, बताओ। मैंने कहा कि प्यारे दोस्तों इतना थम्स अप करके बता दो क्लियर हो गया है ना, ठीक है। चलिए, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। भैया संश्लिष्ट और विश्लिष्ट उसको कहते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, ये उस है सर्वनाम इसके साथ विभक्ति, किस है सर्वनाम इसके साथ विभक्ति, मुझ है सर्वनाम इसके साथ विभक्ति, सर्वनाम के साथ विभक्ति, सर्वनाम के साथ विभक्ति, है ना। से संश्लिष्ट से लगा देना, यहां सेफोर लगा देना, सर्वनाम, सेफोर कर देना सर्वनाम। सर्वनाम के साथ अगर विभक्ति मिलकर के आएगी तो उसे, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, विकल्प आएगा, है ना, आपसे ऐसा पूछा जाएगा मुझसे पढ़ा नहीं गया, तुमको खेलना चाहिए, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, संश्लिष्ट, विश्लिष्ट या श्लिष्ट, या इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प, चार विकल्प बने हुए होंगे, तो आपको लगाना होगा, तुमको आ गया सर्वनाम के साथ विभक्ति आ गई संश्लिष्ट, अगर यानी कि संज्ञा से अलग आ जाएगी विभक्ति तो वो आएगी हमेशा विशिष्ट। इसमें समझने वाली कोई आवश्यकता मुझे तो लगता ना होने की नहीं चाहिए, एक बार में सारी चीजें समझ में आ गई है, एक बार में सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। आगे देखिएगा, अब मैं अगर बात करूंगा आप लोगों से धातु की बात करूंगा। अब आप कहोगे धातु क्या होता है, देखो भैया, धातु शब्द यानी कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या बोलेंगे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं।
क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या है भैया? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, धातु जो है प्रत्यय लगा करके क्रियाओं का निर्माण किया जाता है, यानी कि धातु मूल अक्षर होते हैं, इनमें जो है प्रत्ययों को जोड़ करके क्रियाओं का निर्माण मेरे दोस्त किया जाता है। क्रियाओं का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। आप कहोगे किस तरीके से किया जाएगा, तो वो देखिएगा, विकल्प के तौर पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखिएगा, दो प्रकार के भेद होते हैं, यानी कि इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। आप कहोगे दो भेद कौन कौन से होंगे? एक तो हो जाएगा आप लोगों का मूल धातु। क्या हो जाएगा? एक आपका मूल धातु हो जाएगा। आप कहोगे मूल धातु किसको कहते हैं? भैया, मूल धातु जो होते हैं, ठीक है। श्वेता सिंह, गजब सर जी, आज एक नया सीखने को मिला है आपसे। आज तक व्याकरण में किसी ने नहीं सिखाया है ये। आगे मैंने कहा मूल धातु क्या होता है। देखो, मूल धातु का मतलब होता है मेरे दोस्तों आप लोगों का, कि मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र होती है। मैंने कहा मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, तथा मैंने कहा मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात स्वतंत्र होती है। यह ऐसे करके लिख दो, यह स्वतंत्र होती है। यह स्वतंत्र, आजाद, स्वतंत्र होती है। और स्वतंत्र वही होगी जिसका अपने आप में एक मूल अर्थ होगा, अर्थात मैं कह दूंगा जो अपने आप में प्रधान होती है, उसको कहते हैं। मैंने कहा कि जो अपने आप में प्रधान होती है उसको कहते हैं। स्क्रीन काली हो गई सर? कहाँ स्क्रीन काली हो गई? स्क्रीन काली हो गई क्या भाई? बताओ, स्क्रीन काली हुई क्या? सही तो चल रही भाई। तुम जो ना बीच में कमेंट करके मुझे भी डरा दो हैं। मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है और यह स्वतंत्र होती है। यह कैसे होती है मेरे दोस्त आप लोगों का? वो स्वतंत्र होती है। वो कैसी होती है? स्वतंत्र होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। आगे देखो, इसके बाद मैंने कहा मूल धातु अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती, यह अन्य स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र होती है। यानी कि जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कह दूं पी, पीना शब्द है ना। देख, देखना, देखना शब्द है। पढ़ना शब्द है ना। लिखना शब्द है, लिखना शब्द है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूंगा इससे, इसका मूल धातु क्या बन जाएगा? ठीक है। इसका मूल धातु क्या बन जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का? जैसे मैं कह दूंगा पी, ये पी अपने आप में मूल शब्द है। देखना में देख अपने आप में मूल शब्द है। पढ़ना में पढ़ अपने आप में इसका मूल धातु है। लिखना में लिख अपने आप में मेरे दोस्त मूल शब्द है। यानी कि कहने का मतलब है, मैंने आप लोगों से क्या बताया है? मैंने आप लोगों से यही बताया है कि भैया मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती है, वह हमेशा मेरे दोस्त आपकी स्वतंत्र होती है। उसमें बस मूल धातु में, मूल धातु पीना, पी पीने को दर्शाता है, देख देखने को दर्शाता है, पढ़
पढ़ने को दर्शाता है, और लिख लिखने को दर्शाता है। या आप ऐसे भी कह सकते हो इस बात को, कैसे, पीता है, ऐसे भी कह सकते हो, पीता है, देखता है, देखता है, ठीक है, पढ़ता है, पढ़ता है, और क्या कह सकते हो, लिखता है, और क्या कह सकते हो प्यारे दोस्त, लिखता है। और आप ऐसे कह सकते हो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद क्या है? ठीक है, इसके बाद क्या है? भैया मैंने आज पढ़ाने को नहीं बोला था। देखो, मैंने आप लोगों को सभी कक्षाओं में, मेरे दोस्त बताते हैं, मैं आपको बता दूं, सभी कक्षाओं में मैंने बताया था अपनी कक्षा के बारे में। मैंने बताया था कि 20 तारीख में मेरी मैराथन है यूट्यूब पर, तो कक्षा नहीं चलेगी। 21 तारीख में सभी कक्षाएं चलेंगी। 22 में मेरी मैराथन है, इसीलिए मैराथन की वजह से कोई कक्षा नहीं चलेगी, मेरी टीचिंग चैनल पर मैराथन है 22 में। 23 में मैं कोई कक्षा नहीं लेने का, ना यूट्यूब पर ना ही एप्लीकेशन पर। ठीक है, 23 की मैं छुट्टी रखूंगा। ठीक है, क्लियर हो गई? आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है यौगिक। कौन सी धातु आती है दूसरी? यौगिक धातु आती है। कौन सी आती है? यौगिक धातु। यौगिक धातु आती है। 1 मिनट का समय देंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज कम आ रही। 1 मिनट का समय देंगे बस मुझे, 1 मिनट का समय देंगे बस। ठीक है, आवाज ही देख रहा हूं तुम्हारी यो, आवाज ही देख रहा हूं। अब बताओ, अब बताओ, अब कैसी आ रही है आवाज? कटक आ रही ना? अब बताओ, अब बताओ आवाज कैसी आ रही? कटक आ रही है ना अब? बेहतरीन आ रही है अब? बढ़ा दी मैंने आवाज अब, बढ़ा दी अब आवाज। ठीक है, आवाज और बढ़ा दी है अब मैंने। ठीक है, चलो आगे देखो, यौगिक धातु, इसको क्या बोलते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, अधिक धातुओं के संयोग से, धातुओं के संयोग से, संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया बनती है। यौगिक क्रिया क्या होती है मेरे दोस्त? बनती है। आप कहोगे कैसे? उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कह दूंगा आप लोगों से, दो या दो से अधिक, रोना धोना, क्या लगा रखा यो रोना धोना, ऐसे ना कहते? क्या रोना धोना लगा रखा, शांत क्यों ना होते? चलना फिरना, चलना फिरना, एक साथ, एक साथ आएगी मेरे दोस्त ये, चलना फिरना एक साथ क्रिया आएगी ये, है ना? या चल देना, चल देना, है ना? रो पड़ना, रो पड़ना, रो पड़ना, चल देना, है ना? या मैं कह दूं आप लोगों से, उठना बैठना, मेरा बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, ऐसे ना कहते? मेरा बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, उसको दर्शाता है, उसको दर्शाता है। ठीक है, क्लियर है? खाना पीना, बिल्कुल, खाना पीना, खाना पीना, खाना पीना एक साथ दो आएंगे। एक साथ क्या आएंगे मेरे दोस्त? दो। ये बात का ध्यान रखना, मैंने कहा दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है, जो यौगिक धातु के रूप में आती है। ये दो ही तो हैं एक साथ, ये एक साथ दो ही तो हैं आप लोगों के, जो यौगिक के रूप में दर्शाए जा रहे हैं।
बात समझ में आ गई क्या ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, चलिए आगे देखो। हाँ, नहाना धोना कर सकते हो, नहाना धोना कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों की आती हैं क्या, कर्म के आधार पर क्रियाएं हम पढ़ते हैं, और कर्म के आधार पर या फिर रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर, तो देखो, कर्म के आधार पर सबसे पहले जो आती है वो कौन सी आती है? अकर्मक क्रिया। कौन सी आती है? अकर्मक क्रिया। आप कहोगे अकर्मक किसे कहते हैं? ठीक है, मैंने कहा कि अकर्मक किसे कहते हैं, ये बात का ध्यान रखना। ठीक, अब देखो ध्यान से, उदाहरण के तौर पर विशेष तरीके से ध्यान रखना। मैंने कहा अकर्मक, अकर्मक का मतलब होता है बिना कर्म के, जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है। दो प्रकार होते हैं, जिन क्रियाओं के, जिन क्रियाओं के कार्य का फल, कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, कर्ता में ही रहता है, या मैं कह दूं वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ये बात का ध्यान रखना। लेकिन एक बात का विशेष तरीके से ध्यान आपको रखना है, इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, इसमें सॉरी, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें कर्म की आवश्यकता, इसमें कर्म की आवश्यकता, आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर मैं उदाहरण दूंगा तो आपको आराम से पता चलेगा, ध्यान से समझ लो, देखो कैसे। मैंने कहा उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कह दूं रवि रो रहा है, रवि रो रहा है, रवि रो रहा है, तो मेरे दोस्तों इसमें तो आप लोगों की कौन सी क्रिया हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें वाक्य में काम करने वाला कौन सा है? कर्ता आपका रवि है ना? इसमें काम करने वाला क्या है? आपका रवि, ये है आप लोगों का कर्ता है, ठीक है। और रोना हमारी क्या है? ये हमारी मुख्य क्रिया है, रोना हमारी क्या है? ये हमारी मुख्य क्रिया के रूप में आया है। और रहा है यहाँ सहायक क्रिया के रूप में आया है। किसके रूप में आया है? सहायक क्रिया के रूप में आया है। किसके रूप में? सहायक क्रिया के रूप में। तो आप सब विद्यार्थी भी जान गए होंगे कि भैया जो रवि रो रहा है, रोने की क्रिया का प्रभाव स्वयं रवि पर पड़ रहा है, तो इसीलिए इसमें कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक। अब मैं आप लोगों से कहूं कि भैया जी इसका आप सकर्मक तो बना दो। मान लीजिए रोना हमारी अकर्मक क्रिया है, लेकिन सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी? मैंने कहा आप लोगों से, क्या मैंने कहा कि मेरे दोस्त, मैंने बोला है कि अगर मैं इसी इसी उदाहरण को कह दूं, रवि रवि मोहन को, रवि मोहन को, मोहन को रुलाता है, रवि मोहन को रुलाता है, तो मेरे वीरों आप सब विद्यार्थी यहां ध्यान दे लो, क्या है? रवि यहां क्या है मेरे वीरों? आपका कर्ता के रूप में आया है, ठीक है। यहां मोहन को, मोहन को, मोहन को मेरे दोस्त क्या कर रहा है? ये कर्म कर रहा है। और क्या कर्म कर रहा है? रुलाने का कर्म कर रहा है, मोहन को रुलाने का कर्म कर रहा है। तो यही बात तो मैंने आप लोगों को समझाई है। पहले एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, इन दोनों में मेरे दोस्त समझ में आया या नहीं? इन दोनों में मतलब अंतर पता चला या नहीं? मैंने कहा यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं होती। एक बात का ध्यान रखना, इसमें क्या हो जाएगी? आप लोगों की सकर्मक क्रिया हो जाएगी।
अंतर क्या है? देखो, ए मतलब बिना, ए का मतलब हो जाएगा मेरे दोस्तों विना, और कर्म का मतलब हो जाएगा कर्म के, यानी कि बिना कर्म के जो क्रिया बनेगी। और आप लोग एक बात का और ध्यान रखना मेरे दोस्त, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों से इसमें देखो, अगर क्रिया से पहले क्या लगा करके आप अगर उत्तर मिल जाता है, क्या लगा करके अगर आप लोगों को उत्तर मिल जाता है, तो आप मेरे दोस्त सकर्मक में जाएंगे। और अगर क्या लगा करके उत्तर नहीं मिलता है, तब आप मेरे दोस्त अकर्मक में जाएंगे। इतनी बात बता दो, समझ में आ गई या ना मेरी? इतनी बात बता दो मेरे दोस्त, समझ में आ गई या ना मेरी जो मैंने बताई है? इतनी बात बता दो मेरे दोस्तों, समझ में आ गई या ना मेरी जो मैंने आपको बताई है, समझाई है? फटाफट बता दो जल्दी से। अच्छा प्रश्न बताया मैंने, बताओ। बताइए मेरे दोस्तों। ठीक है? हैं? उदाहरण पढ़ूं अब आगे? और बताऊं उदाहरण? देखो, अब और उदाहरण कौन कौन से क्या क्या हो सकते हैं वो देख लीजिएगा। एक उदाहरण नहीं दिया है, मैं और उदाहरण दूंगा। एक आदि उदाहरण नहीं देता हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देने की संभावना मैं रखता हूं, ये बात का ध्यान रखना। देखो, मैं आप लोगों को अकर्मक के उदाहरण दे रहा हूं। ये किसके? अकर्मक के। मैं कह दूं, बच्चे बच्चे खिलखिलाकर, खिल खिला खिल खिला, बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे, हंस रहे थे। तो भैया, यहां पर बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे, ऐसा नहीं है खिलखिलाना कोई कर्म है। ऐसा नहीं है कि खिलखिलाकर कोई कर्म है, नहीं। हंसना क्रिया का प्रभाव सीधे बच्चों पर पड़ेगा, ध्यान रखना। हंसना क्रिया का प्रभाव सीधे बच्चों पर पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखना। खिलखिलाकर कोई वो नहीं है, हे। यही तो है खिलखिला करके, यही तो है खिलखिला करके। समझ में आ गई? आगे देखो, और उदाहरण क्या है मेरे दोस्त? मीरा जोर से हंसी। मैं कह दूं, मीरा जोर से हंसी। भैया, कितनी जोर से हंस ले, कितनी जोर से हंस ले मीरा, क्रिया का प्रभाव सीधा मीरा पर ही पड़ेगा। ये रहा, क्रिया का प्रभाव सीधा किस पर पड़ेगा? मीरा पर ही पड़ेगा। जोर से कितनी हंस ले, क्रिया का प्रभाव तेरे ऊपर ही पड़ेगा। आगे मैं कह दूं आप लोगों से, पानी बरस रहा है। मैं कह दूं, पानी बरस रहा है। तो भैया, पानी बरस रहा कोई कर्म ना हो रहा, पानी बरस रहा है कोई कर्म नहीं हो रहा। किसमें जाएगा मेरे दोस्त? भैया, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। किसमें जाएगा? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाएगा। शिशु शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है। भैया, किसमें जाएगा? आप कहोगे कि भैया जी, शिशु सो रहा, सोने का काम कर रहा। अरे मेरे वीरो, ये सोने की क्रिया का प्रभाव शिशु पर ही पड़ेगा। रहा है तो सहायक क्रिया है, मैंने कहा रहा है तो सहायक क्रिया है। तो आप देख सकते हो, ये शिशु सो रहा है, इसमें सोने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा? कर्ता पर, शिशु पर। आराम किसको मिल रहा? कर्ता को मिल रहा, शिशु को मिल रहा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? यहां पर पानी है मेरे दोस्त, पानी है, बरसना मुख्य क्रिया है और रहा है सहायक क्रिया के रूप में है। ठीक है? या मैं कह दूं आप लोगों से और उदाहरण, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया चिड़िया आकाश में, आकाश में उड़ती है। ओ भैया, ओ मेरे वीरो, चिड़िया का आकाश में उड़ने का प्रभाव क्या आकाश पर पड़ रहा है? देखना जरा। हाँ, मोहन को राम द्वारा रुलाया जा रहा है।
तो भैया मोहन को रुलाया जा रहा ना, किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो मेरे वीर ये सकर्मक क्रिया में द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत चला जाएगा। यानी कि किसको रुलाया जा रहा है, किसके द्वारा रुलाया जा रहा है? राम को, मतलब सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। द्विकर्मक क्रिया भी सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? आगे देखो। अब यहां पर आप लोगों का कहना होगा दिमाग में कि चिड़िया आकाश में उड़ रही, तो आकाश में उड़ना उसका एक कर्म हो रहा? नहीं, आकाश में उड़ना तो एक आधार है। आकाश में उड़ना तो एक आधार है भाई, ये तो एक आधार है उसका। इस पर थोड़ी प्रभाव पड़ेगा? अरे उड़ना क्रिया का प्रभाव तो इस पे ही पड़ेगा, चिड़िया पे। अरे वो थक जाएगी, बैठ जाएगी एक तरफ को, उड़ती रहेगी कोई? है कोई उड़ती रहेगी क्या? बिल्कुल। आगे देखो, और उदाहरण क्या बन सकते हैं? पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। जैसे और उदाहरण, जैसे अभी एक भैया कह रहे थे कि छत पर बैठ करके रो रहा है बच्चा, तो भैया मैं अगर कह दूं अमन, अगर मैं कह दूं उदाहरण के तौर पर, क्या अमन, अमन जंगल में, अमन जंगल में बैठा रो रहा है, जंगल में बैठा रो रहा है, या अमन जंगल में रो रहा है, ऐसे कह सकते हो। अमन जंगल में रो रहा है, तो भैया यहां पर कोई कर्म थोड़ी हो रहा, जंगल में, जंगल तो आधार है, रोना क्रिया का प्रभाव तो अमन पर ही पड़ेगा। कुछ देर में इस तरीके से हिचकी ले लेके थोड़ी देर में अपने आप ही बंद हो जाएगा, रुक जाएगा अपने आप, चुपचाप हो जाएगा, अपने आप शांत हो जाएगा भैया। सकर्मक क्रिया के उदाहरण बताऊंगा अभी आगे चल करके बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रख लो, थोड़ा सा धैर्य रख लो। समझ में आ गई? क्लियर है या ना? इतना बता दो। ठीक। पानी बरस रहा है, ये कैसे पता चलेगा? भैया पानी जो है, ये बरसना मुख्य क्रिया है। ठीक है, इसका प्रभाव खुद कर्ता पानी पर ही पड़ रहा। अरे पानी तो पड़ रहा, गिर रहा है, कोई और थोड़ी गिर रहा है? जैसे मैं कह दूं मोहन दौड़ता है, मोहन दौड़ता है, दौड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा भैया? मोहन पर पड़ेगा। मोहन दौड़ता है, मोहन का दौड़ने का प्रभाव किस पर पड़ेगा? मोहन पर ही पड़ेगा। बात बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात बताओ क्लियर हुई है ना? पांचवा एग्जाम्पल प्लीज रिपीट। एक, दो, तीन, चार, पांच। आकाश में, चिड़िया आकाश में उड़ती है, इसमें मेरे दोस्त आप लोगों का अकर्मक क्रिया हो जाएगा, या मैं कह दूं पक्षी आकाश में उड़ते हैं। और ले लो एक और, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। देख सकते हो मेरे दोस्त आप सब, भैया आकाश में ये एक अपने आप में आधार का बोध करा रहा है। आधार, आकाश में उड़ना, लेकिन उड़ना जो है ये मुख्य क्रिया है हमारी। ये क्या है? ये एक प्रकार की मुख्य क्रिया है। और ये पक्षी जो है ये हमारे कर्ता के रूप में आएंगे। तो जिसका प्रभाव, क्रिया का प्रभाव स्वयं कर्ता में ही रहता है, उसी को ही तो मेरे दोस्त हम कर्ता कारक कहते हैं। उसी के अंतर्गत सॉरी आपका अकर्मक क्रिया आती है, ये बात का ध्यान रखना। आप कहोगे सकर्मक वाला समझ में नहीं आया, तो सकर्मक वाले में देखो, ये तो है रोना, रवि रोता है, मोहन दौड़ता है, सोहन हंसता है ना? ये तो है मेरे दोस्त आप लोगों का रोना। अगर मैं कह दूं रवि मोहन को रुलाता है, अरे आप कह रहे हो भैया जी ये वाला समझ में नहीं आया, किसने कहा? क्या नाम है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वो भी अकर्मक क्रिया में ही जाएगा मेरे दोस्त, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही जाएगा। ठीक है। अब देखो, मैंने क्या कहा आप लोगों से, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एकदम विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। क्या मैंने बोला है आप लोगों से कि ये मोहन को रुलाता है। मान लो आप के पूछ रहे थे कि भैया ये वाला समझ में नहीं आया। मान लो आपका नाम क्या है? रवि है। आपके भाई का नाम क्या है? आपके भाई का नाम मोहन है। ठीक है, मोहन है। ठीक। आप दोनों सगे भाई हो, आप दोनों क्या हो? सगे भाई हो। क्या लगा करके कैसे पता करेंगे भैया? क्रिया से पहले लगा करके, क्या रुलाता है मोहन को? उत्तर मिल रहा है क्या?
क्या रोता है, क्या रो रहा है, इसमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। बात समझ में आ गई। अब देखो, यहां पर दोनों भाई हो आप। अब जब यहाँ दोनों भाई हो, इन दोनों भाइयों में आप लोगों में से रवि ने इसको मार दिया, है ना, तो ये रो पड़ा, वह बार बार इसको ये चिढ़ा रहा। तो आप दोनों की मम्मी क्या कहेगी आपसे? यही तो कहेगी, काहे को रुला रहा है इसे, क्यों परेशान कर रहा है इसे, काहे को रुला रहा है इसे। इस तरीके से ना कहेगी क्या? बताओ, आप लोगों की मम्मी कैसे कहेंगी कि क्यों रुला रहा है इसे, तू बालकों को रुलाता रहे, तुझे और कोई काम ना है, यही काम है तुझे। इस तरीके से ना कहती? बताओ, बात बताओ मेरे दोस्त, इस तरीके से ना कहती कि तुझे और कोई काम ना है, तुझे और कोई काम ना है, बच्चे को रुलाता रहे हैं। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, तो ये इसको ही दर्शाता है। यहाँ देखो, वृक्ष से पत्ते गिरने का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि यहाँ पर वाक्य में क्रिया गिरते हैं जो है, वो एक अकर्मक क्रिया को दर्शाता है। ठीक है, अगर मैं कह दूं अगर मैं कह दूं रवि वृक्ष से पत्ता गिराता है, अगर मैं कह दूं रवि वृक्ष से पत्ता गिराता है, तो वो भैया काम कर रहा है गिराने का। वो काम कर रहा, वो काम जो है, वो मेरे दोस्त गिराना अपने आप में काम को दर्शा रहा है। बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई। मोहन लड्डू खा रहा है, क्या खा रहा है? लड्डू। भैया कर्म है, सकर्मक आ जाएगा। ठीक है, जब अंत में इसको दोनों को करा दूंगा, तो इन दोनों में अंतर भी बताऊंगा मैं, परेशान ना हो आप बिल्कुल भी। ठीक है, परेशान ना हो आप बिल्कुल भी, चिंता मत करो, बिल्कुल बताऊंगा। अब देखो, ये जंगल में रो रहा है, ये एक आधार का बोध कराता, ये किस में जाएगा मेरे दोस्त? कारकों में, अधिकरण कारक में जाएगा ये भी अधिकरण कारक में जाएगा, क्योंकि आकाश एक आधार है, जंगल एक आधार है। तो आधार है ये तो एक व्यथा को दर्शा रहे हैं। लेकिन होने वाली क्रिया क्या है यहाँ? रोना। अब इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? अमन पर। थोड़ी देर शुभ क्रिया लेगा, थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? ऐसे ही ये है, चिड़िया है आकाश में उड़ती, अरे तुम्हारे कबूतरी ले लो। कबूतरबाजी, कबूतरबाजी होती है गांव में तुम्हारे। जब कबूतरबाजी गांव में होती है, तो कबूतरबाज क्या करता है? कबूतरबाज उन्हें नशे के इंजेक्शन दे करके या किसी भी तरीके से, जिससे वो बाजी जीत जाए, वह प्रयास करता है जिससे कबूतर उड़ता ही रहे और सबसे ऊंचा उड़ता रहे, या सबसे देर में बाद में उतर करके आए। यही तो पहचान होती कबूतरबाजों की। कबूतरबाजी जो है इसी तरीके से तो करते हैं, है ना। तो अब अगर वे उसको नशा नहीं देंगे, या अगर वे उसको कुछ ऐसे मतलब पदार्थ नहीं देंगे जिससे वो उड़े, वो तो जल्दी थक जाएगा, औरों की अपेक्षा तो जल्दी थक जाएगा, और जल्दी थक करके तुरंत नीचे आ जाएगा, तो वो तुरंत हार जाएगा। तो यानी कि अरे भैया, चिड़िया और ये कबूतर, ये भी तो जीव ही हैं, इनमें भी तो जीवन है, इनमें भी तो आत्मा है, तो ये नहीं थकेंगे क्या? यही तो बात मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, यही तो बात मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही गजब। यहां उड़ना से पहले क्या लगाओगे? तो क्या यहां क्या, क्या उड़ता है? क्या उड़ता है? चिड़िया। क्या रोता है? अमन। ऐसे कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गई? चलिए, बहुत बढ़िया। मिलते हैं मेरे दोस्त अब आपसे कल की कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। एक भैया कह रहे हैं कि सर, आपने दिवाली नहीं मनाई है और आप हमारे लिए कक्षा ले रहे हो। कल भी आपने कक्षा ली, आज भी कक्षा ली, कोई बात नहीं भाई, ये हमारा धर्म है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।